सारे मैं विक्रम और आज के वीडियोस में हम बात करेंगे पीएटी क्वेश्चन 2020 के केमिस्ट्री के कुछ जो 50 क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो पेपर है 2020 का है पीएटी का। तो सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न अभिक्रिया में O2 का आंशिक दाब है 2M2O या 4M प्लस O2। तो ये रहेगा हमारे पास ए KP/KP। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि यदि अग्रिम अभिक्रिया का लिए संक्रियण ऊर्जा 140 किलो जूल पर मोल है तो व्युत्क्रमीय अभिक्रिया की 250 किलो जूल मोल पर मोल है तो अभिक्रिया की तापीय धारिता का परिवर्तन निकालिए। तो ये रहेगा D-110 किलो जूल पर मोल। इसके बाद निम्नलिखित में से किस एक यौगिक का pKa का मान सबसे कम होगा। तो ये है गाइस सी NO2CH2COOH। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से परमाणु के कौन से गुणधर्म को थॉमसन मॉडल द्वारा सही ढंग से वर्णित नहीं किया जा सकता। तो ये रहेगा परमाणु का समग्र तटस्थता। तो परमाणु के समग्र तटस्थता का जो गुण है उसे थॉमसन मॉडल के द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता। इसके बाद CH2 एक अल्पजीवी प्रजाति के में कार्बन परमाणु द्वारा किस प्रकार के संकर कक्षक प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये रहेगा हमारा बी sp संकरण। यहाँ पर हमें मोलरता फाइंड करना है गाइस। बहुत इजी क्वेश्चन है ये कि 450 ग्राम पानी में 45 ग्राम ग्लूकोज युक्त विलयन की मोलरता ज्ञात करिए। तो यहाँ पर हमें जो दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, पहली चीज़ जो है कि पानी का अणुभार और ग्लूकोज का अणुभार। तो इसकी हेल्प से हम जो है कि मोलरता परिकलित कर सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी 0.55। आगे हम बात करते हैं कि निम्नलिखित अभिक्रिया में तापीय धारिता का परिवर्तन निकालिए। Hc ट्रिपल बॉन्ड Hcg प्लस 2H2G C2H6G। तो 998 केल्विन और एक बार दाब पर H बॉन्ड C और C और C ट्रिपल बॉन्ड C आबंधों की बंद ऊर्जा क्रमशः 435, 414 और 347 हो तो 837 किलो जूल पर मोल है। तो ये रहेगा हमारा डी -296 किलो जूल। आगे हम बात करते हैं नाभिकीय अम्लों का पूर्ण जलीय विश्लेषण एक पेंटोस शर्करा फास्फोरिक अम्ल नाइट्रोजनी क्षार देता है। आरएनए अणु में उपस्थित शर्करा का अर्धांश पहचानिए। तो ये रहेगा गाइस बीटा डी राइबोस। आगे हम बात करते हैं क्रिस्टल प्रणाली किसके दो अक्षीय लंबाई बराबर होती है। तो ये रहेगा गाइस टेट्रागोनल। तो क्रिस्टल प्रणाली में जो है दो अक्षीय लंबाई बराबर होती हैं तो वो होता है टेट्रागोनल या द्विसमलंबाक्ष। आगे हम बात करते हैं उस ऑक्सीसाइड को पहचानिए जो कार्बन का प्रयोग करके अपने धात्विक रूप को सम्मानित किया जा सकता है। तो ये है ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन से रेशे में एमाइड लिंकेज नहीं होता है। तो ये होगा गाइस टेरिलिन। टेरिलिन में जो होता है कि एमाइड नहीं पाया जाता है। इसके बाद निम्नलिखित में से एक अभिक्रिया के लिए ताप की वृद्धि के साथ उत्पादों की उपज घटती है। तो ये रहेगा गाइस PCl5 जो कि गैसी फॉर्म में है। तो ये रिएक्शन होती है PCl3 + Cl2। तो इस अभिक्रिया में जो होता है कि दाब वृद्धि के साथ उपजों की या उत्पादों की उपज भी घट जाती है। इसके बाद समान परमाणु द्वारा अध्यासित फलद केंद्रीय घन जालक के प्रति इकाई कोश में चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या होगी। तो ये होगा गाइस हमारे लिए 8। और आगे हम बात करते हैं कि COEN2 Fe2ClO4 यौगिक में संक्रमण धातु आयन की समन्वय संख्या क्या है। तो ये है 6। इसके बाद वह तत्व पहचानिए जो केवल 4 की अधिकतम सहसंयोजकता दर्शा सकता है जबकि अन्य 5 और 6 की सहसंयोजकता दर्शा सकते हैं। तो ये रहेगा हमारे पास N यानी कि नाइट्रोजन। आगे हम बात करते हैं सोने के निष्कर्षण की वह धातु पहचानिए जिसके प्रयोग धात्विक सोने के लिए उसके साइनाइड संकुल से पुनः प्राप्ति की जा सकती है। तो ये रहेगा हमारे पास Zn। आगे बात करते हैं 27 डिग्री सेल्सियस पर 5 लीटर से 50 लीटर तक आयतन से एक आदर्श गैस के 3 मोल के समतापी परिवर्ती विस्तार में निहित एंट्रोपी परिवर्तन है। तो ये होगा 60.02 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स।
इसके बाद अल्फा किरणों की बारंबारी के कारण ऊपरी वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु C14 में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो है गाइस C14 के बारे में गलत तथ्य हैं। इसके बाद प्रथम अभिक्रिया के लिए कोटि के लिए T 50% अनुपात T 90% होता है। तो ये रहेगा हमारा ए बी वाला कि 3:10। जो नेक्स्ट है कि जब HBr C6H5COO होल 2 की उपस्थिति में ब्यूट प्लस इन के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो ये रहेगा सी हमारा 1-ब्रोमोब्यूटेन। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति प्रतिचुंबकी है। तो ये है F2। F2 जो गाइस हमारे पास अदर ऑप्शन है उनमें से प्रतिचुंबकीय प्रजाति का है। इसके बाद एक क्षारीकीय अम्ल का पीएच मान 298 केल्विन पर 2.0 है और 1.1 मोलरता विलयन का परासरण दाब परिकलित करिए। तो परासरण दाब यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो फिलहाल यहाँ आंसर रहेगा हमारा डी की 2.69 एटमॉस्फेयर। इसके बाद निम्नलिखित में से किस कक्षा की YZ सतह में इलेक्ट्रॉन खोजने की प्रायिकता 0 रहेगी। तो ये रहेगा कि PZ जो सतह है उसमें इलेक्ट्रॉन खोजने की प्रायिकता 0 रहती है। इसके बाद एक अभिक्रिया की दर नियतांक 123 लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स है तो अभिक्रिया की कोटि होगी। तो यह रहेगा तृतीय कोटि। इसके बाद गर्म सांद्रित H2SO4 का प्रयोग करके NO3- की उपस्थिति जांचने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को डालते हैं। तो यह होगा हमारा Cu धातु। आगे हम बात करते हैं CaC2 प्लस H2O में क्या उत्पाद बनेगा X, और उसी X की रिएक्शन हम HCN के साथ करवाएंगे और तो हमें क्या प्राप्त होगा ये हमें देखना है गाइस। तो यहाँ पर हमारे रहेगा कि x बराबर एसिटिलीन और y रहेगा विनाइल साइनाइड। तो ये x और y की वैल्यू है, अगर इनको हम रखेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वह सही रहेगी। इसके बाद तत्वों में निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में से कौन सा दूसरी और तीसरी आयनीकरण ऊर्जा के बीच में सबसे बड़ा अंतर दर्शाएगा। तो ये है फर्स्ट कि 1s2 2s2 2p6 और 3s2। इसके बाद कैल्शियम फ्लोराइड संरचना में धनायनों और ऋणायनों की समन्वय संख्या क्रमशः है। तो ये है 8 और 4। इसके बाद pH6 के एक जलीय विलयन को बराबर मात्रा में pH3 के अन्य जलीय विलयन में मिश्रित करने पर प्राप्त विलयन pH मान होगा। तो ये है गाइस 3.3। और आगे हम बात करते हैं कि AS2S3 सोल के लिए इलेक्ट्राइड्स की स्कंदन क्षमता निम्न क्रम में घटती है। तो ये रहेगा हमारा बी की Al3 जो बड़ा है Ba2+ और बड़ा है An से। आगे हम बात करते हैं प्रोपाइलिडिन डाइक्लोराइड किस प्रकार का हैलाइड है। तो फ्रेंड्स ये रहेगा जेम हैलाइड। तो डीएनए में उत्परिवर्तन निम्न के अनुक्रमण परिवर्तन के कारण होता है। तो ये होगा नाइट्रोजनस क्षार। आगे हम बात करते हैं विद्युत अपचयन विधि का उपयोग करके अयस्कों में से निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की धातु निष्कर्षण के लिए किया जाता है। तो ये होगा हमारे पास डी अत्यधिक विद्युत धनात्मक क्षार धातु। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बेंजीन अणु एक एरोमेटिक की व्याख्या करता है। तो ये है गाइस हकल का नियम। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक रंगीन आयन जलीय विलयन देता है। तो ये होगा हमारे पास CO+2। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापक गुणधर्म है। तो गाइस आयतन जो होता है व्यापक गुणधर्म होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस यौगिक में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध आब होगा। तो ये होगा गाइस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में जो होगा कि अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किस प्रजाति की त्रिज्या बोहर के परमाणु प्रथम कक्षी पर हाइड्रोजन परमाणु के समान होती हैं। तो ये है हमारे पास Be3+ जहाँ n की वैल्यू है 2। उसके बाद उस प्रजाति को पहचानिए जो अधिकतम अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शाएगी। तो ये रहे कि Mn2। और आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए मूलभूत मानदंड निम्न पर आधारित होता है। तो ये होगा तत्वों की परमाणु संख्या। और निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ ईंधन सेल में उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये होगा गैस कार्बन डाइऑक्साइड। और निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह धातु एक व्यावसायिक प्रकार नहीं है। तो ये है निष्क्रिय लोहा। इसके बाद नायलॉन 66 से निम्न के संघनन से बनाया जाता है।
तो ये होगा एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। इसके बाद यौगिक पहचानिए जो बर्फ के शीतलन परिस्थितियों में डाइजोनियम लवण के साथ अभिक्रिया करके एक पीले रंग की डाई निर्मित करता है। तो फ्रेंड्स ये होगा हमारे पास एनिलीन। और निम्नलिखित में से एक हाइड्रोकार्बन में सबसे उच्च ऑक्टेन संख्या होगी तो 2,2,4 ट्राई मिथाइल पैंटेन। और अंतिम क्वेश्चन हमारा ग्लाइसिन अमीनो कैप्रिक अम्ल का एक वैकल्पिक पॉलीमर एमाइड बहुलक है। तो ये फ्रेंड्स होगा डी नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ। तब तक धन्यवाद।